हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम बायो क्लासेस में। तो हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड। इसके ऑलरेडी मैं आपके साथ 2 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ, वो दोनों ही लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब तक हमने डिस्कस किया था कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। हमने 2 तरह के कैरेक्टर्स पढ़े थे, एक था डिफाइनिंग फीचर और दूसरा था नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उसके बाद हमने डिस्कस किया टैक्सोनॉमी, एंड टैक्सोनॉमी में हमने डिस्कस किया था बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर एंड उसके रूल्स। अब हम आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर जो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में? वर्गीकरण। वैसे तो क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बता चुकी हूँ, बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने एक बहुत बड़ा क्राउड खड़ा कर दिया डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का, जिसमें काऊ भी हैं आपके सामने डॉग भी हैं, आपके सामने कैट भी हैं। आप डॉग, कैट और काऊ को कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं? कैसे आपको पता है कि ये काऊ है, ये डॉग है और ये कैट है? कैसे करते हैं? इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखकर। ऑब्जर्वेबल मतलब जिसको आप देखकर इजिली पहचान पाते हैं। आप देखो, सबके पास 2 आंखें हैं, सबके पास नाक भी है, तीनों के पास उनमें पूंछ भी है, ठीक है, टेल भी है तीनों की, बट फिर भी आप इन तीनों को देखकर पहचान पाते हैं। उनके साइज को देखकर, उनके कलर को देखकर, उनके शेप को देखकर आप पहचान लेते हैं कि भाई ये डॉग है, ये कैट है और ये काऊ है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर कौन से होते हैं? फिनोटिपिक कैरेक्टर, जिन्हें आप बाहर से देखकर पहचान लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आम के पेड़ में और कोई भी हिबिस्कस के प्लांट में डिफरेंशिएट करो, तो आप उनकी पत्तियों को देखकर, उसके शेप को देखकर पहचान लेंगे कि अच्छा ये हिबिस्कस प्लांट है और ये मैंगो ट्री है। तो इसी को हम बोलते हैं इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर और फिनोटाइप। क्या कहते हैं हम इसको? फिनोटाइप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, यानी कि हिंदी में वर्गीकरण। अब दूसरा होता है टैक्सा। टैक्सा का मतलब, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं जिससे आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। आपको मैंने क्या करा, एक पूरी बहुत सारे नंबर में एनिमल्स दे दिए, जिसमें से कुछ काऊ हैं, कुछ डॉग हैं और कुछ कैट हैं, और हो सकता है कुछ और है, मान लीजिए ऑक्स भी है इसी में। अब मैंने आपसे कहा इसमें से, इस पूरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स में से आप काऊ, डॉग और कैट को अलग कर दीजिए। तो आपने क्या करा, एक ग्रुप में क्या कर दिया, आपने डॉग रख दिए, एक ग्रुप में आपने क्या करा, कैट रख दिए, और एक ग्रुप में आपने क्या करा, काऊ को रख दिया। आपने क्या करा, उनके जो इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब उनको देखकर आपने पहचाना कि अच्छा ये काऊ है, ये ऐसे दिखती है कैट है, अच्छा ये ऐसे दिखता है क्या है, डॉग है। आपने उनके कैरेक्टर्स को पहचाना और उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया। इन कैटेगरीज को ही हम बोलते हैं टैक्सा। क्या बोलेंगे इसको हम? टैक्सा। एक कैटेगरी को हम टैक्सा कहेंगे, हम डॉग की कैटेगरी बना दी टैक्सा, दूसरी कैटेगरी टैक्सा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सा, ठीक है। तो टैक्सा का मतलब क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, classified into different taxa on the basis of specific characters exhibited by them। अब स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है आपको पता है कि अच्छा देखो, कैट के पास भी 2 आंखें, डॉग के पास भी 2 आंखें, काऊ के पास भी 2 आंखें, सबके पास 2-2 कान हैं और 4-4 टांगे हैं, देखा है, और सबके पास एक पूंछ है। लेकिन फिर भी उनके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिसको देखकर आपने उन्हें पहचाना, और पहचानने के बाद क्या करा, इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस कर दिया। और हर एक इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? टैक्सा। तो हम कह सकते हैं टैक्सा क्या है? टैक्सा इज अ कैटेगरी। टैक्सा क्या है? टैक्सा इज अ कैटेगरी। और इसमें हम टैक्सा में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एनिमल्स को? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब टैक्सा जो है वो प्लूरल वर्ड है, किसका? टैक्सॉन का। टैक्सॉन का प्लूरल वर्ड है, क्या है? टैक्सा। अब सिंगुलर प्लूरल का मतलब तो आपको पता है ना, एक वचन, बहुवचन, ठीक है।
तो टैक्सॉन क्या हो गया, एक वचन, और टैक्सा क्या हो गया, बहुवचन। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर काउ है। अब एक डॉग, एक कैट और एक काउ तो नहीं है, उनका ग्रुप है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो पूरा डॉग का ग्रुप है, यानी कि जो टैक्सा है, इसमें से आप 3 कलर के डॉग को अलग कर दीजिए। एक आप कर दीजिए ब्लैक कलर के डॉग को अलग, एक कर दीजिए आप ब्राउन कलर के डॉग को अलग, और एक क्या कर दीजिए आप व्हाइट कलर के डॉग अलग कर दीजिए। तो इस पूरे डॉग के ग्रुप में से आपने क्या करा, ब्लैक अलग कर दिए, ब्राउन अलग कर दिए, और एक व्हाइट वाले जो डॉग हैं वो अलग कर दिए। इसको हम बोलेंगे टैक्सॉन। ये एक टैक्सॉन हो गया, ये दूसरा टैक्सॉन हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा टैक्सॉन। समझ आया आपको? टैक्सॉन टैक्सा का भी छोटा रूप है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के टैक्सॉन, इनमें तीनों में क्या है, डॉग है, यानी कि क्या है, एक बड़ा टैक्सा बोल सकते हैं हम, यानी कि क्या है, एक डॉग का ग्रुप है। तो टैक्सा का मतलब और क्लासिफिकेशन का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टैक्सा का मतलब होता है किसी भी एनिमल को उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जब हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं, तो टैक्सा के अंदर ही आ गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आपने जो पढ़ा टैक्सा, उस टैक्सा से ही बना है टैक्सोनॉमी। क्या बना है उससे, टैक्सोनॉमी। डिफरेंट टैक्सा मिलकर ही बना रहे हैं क्या, टैक्सोनॉमी। यानी कि जब हमने एनिमल्स को उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर, उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जब हमने उनको क्लासिफाइड किया, तभी हम उनको नाम दे पाते हैं, तभी हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सा से ही क्या बना है, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, बट फिर भी रिपीट करते हैं। इनके फादर का नाम है कार्ल लिनियस या कैरलस लिनियस। कौन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरलस लिनियस। कौन है कैरलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखकर उसे क्या करना, कैरेक्टराइज करना। सबसे पहले क्या है, कैरेक्टराइजेशन। क्या करा हमने सबसे पहले, कैरेक्टराइजेशन, यानी कि उसके कैरेक्टर्स को पहचाना। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि फॉर एग्जांपल कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है इस दुनिया में, तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स को देखकर पहचानेंगे कि ये ह्यूमन ही है, यानी होमो सैपियंस सैपियंस ही है। तो हमने क्या करा, पहले उसको कैरेक्टर्स को पहचाना, कैरेक्टर्स को पहचान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन। अब हमने ये तो पहचान लिया कि होमो सैपियंस सैपियंस है, अब हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या करा, जो हमने पहचाना था कि होमो सैपियंस सैपियंस है, अब हम देखेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। अब हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बॉय है या फिर ये गर्ल है। पहले कैरेक्टर्स को देख लिया, देन हमने क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको नाम देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, नामकरण पद्धति। क्या बोलते हैं इसको हम, नामकरण। बायनॉमिनल, ट्राइनॉमिनल, नॉमेनक्लेचर होता है। फिर लड़का है तो अलग नाम रखा, लड़की है तो अलग नाम रखा, क्या कर दिया उसका, नॉमेनक्लेचर। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाइड करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले कैरेक्टराइज करना, देन उसको आइडेंटिफाई करना, देन उसको नाम देना यानी कि नॉमेनक्लेचर, एंड लास्ट में उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड करना यानी कि वर्गीकृत करना ही कहलाता है टैक्सोनॉमी। अब एक शब्द होता है सिस्टमैटिक्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में व्यवस्थित करना या सुव्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक है ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज के एक शब्द से जिसका नाम है सिस्टमा। लैटिन लैंग्वेज के किस शब्द से लिया गया है, सिस्टमा। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, सिस्टमा।
यानी किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर वे में यानी पर्टिकुलर कैटेगरी में सुव्यवस्थित करना, सिस्टमाइज करना, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या हो गया भाई? टैक्सोनॉमी में भी तो हम सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं। इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। किस चीज का होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है एक टैक्सोनॉमी में और एक सिस्टमैटिक्स में। सिस्टमैटिक्स में होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप करेक्टराइज कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर उसका हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को चेक नहीं करते कि इनमें आपस में क्या क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। बट सिस्टमा में हम बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखे हैं कि एक लिजर्ड और एक क्रोकोडाइल दोनों सेम क्लास में होते हैं। दोनों हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं, दोनों को रेप्टिलिया कहते हैं। ठीक है, अब दोनों रेप्टिलिया हैं। कहाँ क्रोकोडाइल इतना बड़ा एनिमल और कहाँ लिजर्ड इतने छोटे छोटे घरों में दीवारों में रहते हैं। बट दोनों में एक ऐसा कॉमन कैरेक्टर है जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि दोनों का जो एंसेस्टर रहा है वो सेम रहा है। दोनों का ही जो पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। कि एक छिपकली का और एक क्रोकोडाइल का जो पूर्वज यानी लिजर्ड का एंड क्रोकोडाइल का जो पूर्वज है वो दोनों का कौन रहा है? सेम रहा है। इसीलिए उन दोनों को हमने क्या करा? एक कैटेगरी में रख दिया। टैक्सोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात नहीं की गई थी, जो कहाँ की गई है? सिस्टमा में की गई है। तो हम कह सकते हैं टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स भी दिया था किसने? कैरोलस लिनियस ने ही। कैरोलस लिनियस ने ही सिस्टमैटिक को दिया था। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचर, जिसके अंदर इन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया था। और इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, बहुत काम आती है। नीट के एग्ज़ाम हो, आपका एलटी का एग्ज़ाम हो या आपका कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ये बुक का नाम बहुत बार आता है। बुक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचर। बुक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचर। किसने दी थी? कार्लस लीनियस ने। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक में जो है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एनिमल को हम डिफरेंट डिफरेंट वे में कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट वे में उसको नाम देते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बट ये जो भी प्रोसेस है ये बिल्कुल एक कैटेगरी वाइज होती है, यानी कि एक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग होती है। इसी को हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। इसको ऐसा नहीं है कि बस हमने कोई भी एनिमल को आइडेंटिफाई किया और उसे ऐसे ही प्लेस कर दिया। एक प्रॉपर स्टेप होते हैं, इसे हम बोलते हैं 7 स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन कोई भी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये क्या है? ये बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होती है। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स। कितने नंबर स्टेप होते हैं इसमें? 7 नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी एनिमल को क्लासिफाइड करने के लिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी हायरार्की। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? पदानुक्रम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे जूलॉजी और बॉटनी की, वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये समझ में आ गया तो सबका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अगर इस स्टेप में गड़बड़ कर दी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, ध्यान से सुनना। हायरार्की का मतलब क्या है? पदानुक्रम। एक पर्टिकुलर वे है जिसे आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या होता है जब हम किसी भी एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं? सबसे पहला आता है किंगडम। उसके बाद क्या आता है? फाइलम। फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, बट प्लांट्स के लिए हम इसे बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन किसके लिए हम बोलेंगे? प्लांट्स के लिए। एनिमल्स के लिए फाइलम और प्लांट्स के लिए डिवीजन, मतलब एक ही है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में क्या आता है?
स्पीशीज क्या क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आप कहोगे मैम इसे याद करना बहुत मुश्किल है, कैसे याद रखें हम पूरी एक सीरीज को? तो इसको याद करने की एक ट्रिक है जो सभी इसी ट्रिक को शायद बचपन से अब तक याद कर रहे हैं। क्या है वो ट्रिक? याद करनी है। कीप पॉट, पॉट का मतलब यहाँ पे क्या है? डिश। कीप पॉट क्लीन, otherwise family get sick। इस अगर ट्रिक को याद कर लिया तो यानी कि आपको पूरी हायरार्की याद हो गई। क्या है? कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अब क्या है? देखो सीधी सी बात है, अगर आप बर्तनों को क्लीन नहीं करेंगे अपने घर के तो क्या है, फैमिली बीमार तो पड़ जाएगी ना। अब ये चीज तो कोई रटने वाली है नहीं। तो कीप से क्या बन गया? किंगडम। कीप से क्या बन गया? किंगडम। पॉट से, पी से क्या बन गया? फाइलम। कीप पॉट। क्लीन से क्या बन गया? क्लास। अदरवाइज से क्या बन गया? ओ से ऑर्डर। फैमिली से बन गया फैमिली। गेट से क्या बन गया? जीनस। एंड सिक से, एस से क्या बन गया? स्पीशीज। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये 7 स्टेप प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। रट लो इसे, पूरी जिंदगी काम आएगा जूलॉजी बॉटनी में। रट्टा मारो, कुछ भी करो, ये आपको जो सीरीज है ये एज इट इज याद रखनी है। ठीक है? अब देखो सिंपल सी बात है, स्पीशीज जो होती है वो सबसे छोटी कैटेगरी है और किंगडम क्या है? सबसे बड़ी कैटेगरी है। अब अगर हम किसी भी एक झुंड को इकट्ठा कर दूं, ग्रुप को इकट्ठा कर दो और मैं बताऊं आपको कि इनमें से प्लांट कौन सा और एनिमल कौन सा, आप ये बता दो। बहुत इजी है ना? जो चल फिर रहे हैं वो क्या है? एनिमल्स है, जो सीधे खड़े हैं वो क्या है? प्लांट है। मतलब कि क्या है? सबसे कॉमन कैरेक्टर बता दिया हमने। ठीक। अब अगर मैंने कह दिया कि ये जो झुंड है इसमें से कैट ढूंढ के बताओ, अब उसमें क्या है? लॉयन भी है, टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, हॉर्स भी है, काउ भी है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स हैं। तो मैंने आपको कहा उसमें से कैट ढूंढ के बताओ, तो आपने क्या करेंगे? उसके बिल्कुल स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंदर जाएंगे। जब आपको छोटी चीज ढूंढनी तो आप किस चीज में गए? तो उसके सबसे विशेष गुण में, यानी कि उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर में। तो उस छोटी चीज को हमने क्या कह दिया? स्पीशीज। यानी स्पीशीज का मतलब क्या है? ऐसा ग्रुप जिसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे। कॉमन कैरेक्टर सबसे कम होंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे, मतलब जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा उसी को हम स्पीशीज कहते हैं। छोटा सा भी डिफरेंस हो गया अलग स्पीशीज बन जाती है। ठीक है? तो स्पीशीज सबसे बेसिक यूनिट हो गई और किंगडम सबसे बड़ी यूनिट हो गई। किंगडम का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, लेकिन क्या घटेगा? क्या होगा? लेस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। देखो ये तो बेसिक सी बात है। जैसे जैसे ऊपर गए भाई ग्रुप बढ़ता गया, बहुत सारी स्पीशीज मिलकर बन गई और जीनस मिलकर बन गए, फैमिली, तो क्या है? सब मिलते गए और क्या हुआ? जब बिल्कुल ही कॉमन कैरेक्टर आ गए तो क्या बन गया? एक किंगडम बन गया। तो किंगडम में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे जितने भी स्पेसिफिक कैरेक्टर वो क्या है? कम होते जाएंगे। अब इसका ठीक उल्टा है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मतलब कि जैसे आप किंगडम से नीचे स्पीशीज की तरफ आएंगे तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बढ़ेंगे। इंक्रीज स्पेसिफिसिटी, मतलब कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और क्या होगा? लेस कॉमन कैरेक्टर्स, मतलब कि जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो और कम होते जाएंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। तो हम क्या कह सकते हैं स्पीशीज को? लेस कॉमन कैरेक्टर्स बट मोर
स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। और हम किंगडम की बात करें तो किंगडम में हम क्या बोल सकते हैं, लेस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बट मोर कॉमन कैरेक्टर्स। इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि स्पीशीज क्या होती है। क्या कहेंगे हम स्पीशीज को, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे छोटी इकाई है क्लासिफिकेशन की, क्या है, स्पीशीज। अब स्पीशीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि होमो सैपियंस सैपियंस एक स्पीशीज है, यानी कि जितने भी हम ह्यूमंस हैं, चाहे वो चाइना में रहते हैं, चाहे वो कोरिया में रहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी रहते हैं, हम सभी के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो हमारे दिखने वाले कैरेक्टर्स हैं, आंतरिक और बाहरी है, और जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, सेम है। हम सबके पास दो आंख, दो कान, और जिस पोजीशन में आंखें हैं, जिस पोजीशन में कान है, वहीं पर होते हैं, यानी हमारी मॉर्फोलॉजी क्या है, बिल्कुल सेम है। और हमारी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी बिल्कुल सेम, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक स्पीशीज के अंदर जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स रखे जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटरब्रीडिंग स्पीशीज होती हैं। क्या होते हैं उनमें, इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है। इंटरब्रीडिंग मतलब समझते हैं, ब्रीडिंग का मतलब वही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस, यानी कि एक ही स्पीशीज के अंदर जितने एनिमल्स है वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी ही जैसी प्रोजेनी को आगे बना सकते हैं। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं उसी को हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर रखते हैं। तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिजेंबल, रिजेंबल मतलब समानता दिखाना, इन ऑल मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाह्य और आंतरिक, मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, अपने आकार, अपने बाह्य संरचना और प्लस अपने रिप्रोडक्टिव मतलब कि प्रजनन के जो कैरेक्टर्स है उसमें समानता शो करना, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज। बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहले हम बात करते हैं जूलॉजी वाले एग्जांपल की, यानी कि एनिमल वाले एग्जांपल की। एक जीनस है, क्योंकि कैपिटल लेटर से शुरू किया तो क्या है ये, जीनस। एक जीनस है जो क्या है, पैंथेरा। अब पैंथेरा के अंदर ये इतनी स्पीशीज आती हैं, ये क्या है, स्पीशीज हैं। एक है पैंथेरा लियो, एक है पैंथेरा टाइगरिस और एक है पैंथेरा पैराडस। लियो, टाइगरिस एंड पैराडस। पैंथेरा लियो किसे हम बोलते हैं, लियो मतलब लॉयन, टाइगरिस का मतलब टाइगर, पैराडस का मतलब क्या आता है, लेपर्ड। मतलब कि अब पैंथेरा तो एक सिंगल जीनस है, लेकिन लॉयन, टाइगर एंड लेपर्ड दिखने में एक जैसे लगते हैं, बट तीनों में क्या है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं, थोड़ी थोड़ी इसमें क्या है, असमानताएं हैं, बिल्कुल सेम नहीं है तीनों, और तीनों ही इंटरब्रीड नहीं कर सकते। लॉयन एंड टाइगर में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती, हाइब्रिड नहीं बन सकता इनमें, तो तीनों क्या आ गए, अलग अलग स्पीशीज के अंदर आ गया। लॉयन आ गया लियो के अंदर, पैंथेरा लियो के अंदर, टाइगर आ गया टाइगरिस स्पीशीज के अंदर, एंड लेपर्ड आ गया पैराडस स्पीशीज के अंदर। ऐसे ही प्लांट के बारे में भी आपको एक एग्जांपल दे रखा है जो है सोलेनम। सोलेनम भी क्या है, एक जीनस है, इसके अंदर भी आते हैं कुछ स्पीशीज। अब सोलेनम ट्यूबेरोसम क्या है, ट्यूबेरोसम का मतलब क्या है, पोटैटो। सोलेनम डायग्राम क्या है, मकोई। आई होप आपने मकोई का बारे में सुना होगा। और सोलेनम मैनेजरा क्या है, ब्रिंजल। अब एक ही जीनस है बट क्या है, तीन अलग अलग स्पीशीज है, और तीनों ही एक दूसरे से दिखने में और रिप्रोडक्टिवली क्या है, अलग हैं, और तीनों में इंटरब्रीडिंग की प्रोसेस नहीं हो सकती, इसलिए तीनों को क्या कर दिया, अलग अलग स्पीशीज के अंदर रख दिया अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्पीशीज। अब एक चीज आती है, एक टर्म आती है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। अब जो स्पीशीज के बारे में लीनियस ने बताया था, उन्होंने कहा था कि दिखने वाले भी जो से अलग हों और रिप्रोडक्टिवली भी अलग हों, लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अर्नेस्ट मेयर।
अर्नेस्ट मेयर ने कहा था कि कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है, कोई दिखने में सेम नहीं है। दिखने में सेम हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इंटरब्रीडिंग जिनमें पॉसिबल है वही क्या कहलाती है, स्पीशीज। मेयर ने क्या कहा, मेयर ने बोला कि भले एक जगह पर रहे या ना रहे, हैबिटेट भले ही अलग हो, हैबिट भले ही अलग हो, दिखने में भले ही अलग हो, लेकिन अगर उनमें इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है तो वो ग्रुप जो है पॉपुलेशन का वो क्या कहलाएगा, एक सिंगल स्पीशीज। और भले ही दिखने में सेम हो लेकिन उनमें क्या है, रिप्रोडक्शन यानी कि वो इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो रखे जाएंगे अलग अलग स्पीशीज में। इन्होंने बताया कि एक है म्यूल, म्यूल को मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, क्या बोलते हैं, खच्चर। इन्होंने कहा जब डोंकी और हॉर्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं यानी कि आपस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है डोंकी में एंड हॉर्स में, तो क्या बनता है, म्यूल। और म्यूल क्या है, एक म्यूल क्या है, एक इनफर्टाइल है, मतलब कि उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। इन्होंने बताया कि जब दो फर्टाइल स्पीशीज, दो अलग अलग फर्टाइल स्पीशीज ने आपस में मिलकर एक नई हाइब्रिड को बनाया तो वो हाइब्रिड कैसा हो गया, इनफर्टाइल। यही मेयर का कहना था कि भले ही दिखने में डोंकी और हॉर्स सेम लगते हो, भले ही म्यूल और डोंकी दिखने में सेम लगते हो, बट उसमें आपस में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बताया कि अगर इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है तो सेम स्पीशीज है, अगर इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, दोनों स्पीशीज अलग अलग होंगी। आई होप आपको स्पीशीज के बारे में क्लियर हो गया होगा। स्पीशीज के बाद क्या आता है, जीनस। जीनस क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज क्या कहलाता है, जीनस। और हम कह सकते हैं ऑल स्पीशीज इन वन जनरा, ऑल स्पीशीज इन वन जनरा शेयर कॉमन क्या कह सकते हैं, ऑल स्पीशीज इन वन जनरा शेयर कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जो लॉयन है, जो टाइगर है, उनके एंसेस्टर कौन है, सेम रहे हैं, इसलिए दोनों क्या है, सेम जीनस के अंदर हैं। अब जैसे कि ये पैंथरा है, ये सोलेनम है, इसमें क्या है, एक से ज्यादा स्पीशीज आ रही हैं। तो जो ये पैंथरा है ये क्या हो गया, पॉलीटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जनरा कह लो या जीनस कह लो, पॉली मतलब बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज आ सकती हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीटिपिक जनरा या पॉलीटिपिक जीनस। अब तक जितने भी लगभग आप जीनस पढ़ेंगे लगभग सभी पॉलीटिपिक हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट मोर देन वन स्पीशीज, जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज आती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीटिपिक जीनस। एक होता है मोनोटिपिक जीनस। अब देखो नाम बता रहा है, मोनो मतलब क्या हो गया, एक, मोनो मतलब एक, मोनोटिपिक जीनस जिसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पीशीज आती है। प्रेजेंट इन नेम ऑफ वन स्पीशीज। तो मोनोटिपिक जीनस कौन सा है, होमो। होमो सैपियंस के बारे में सुना है ना, होमो सैपियंस क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। जीनस है फिलहाल जो है मोनोटिपिक जीनस है, आगे अभी इसकी कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, कोई आगे स्पीशीज नहीं बनी है। बाकी जितने भी आप देखते हैं जीनस, जैसे कि सोलेनम है या पैंथरा है, और भी बहुत सारे जीनस हैं जिसमें बहुत सारे स्पीशीज है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीटिपिक जीनस। नेक्स्ट क्या आता है उससे ऊपर, फैमिली। क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या जेनरा क्या कहलाता है, फैमिली। अब फैमिली है यानी कि जीनस से ऊपर आ रहा है, तो फिर से हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कॉमन कैरेक्टर्स जीनस के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। कॉमन कैरेक्टर फैमिली में जीनस के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे एंड जीनस के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फैमिली के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। अब अगर हम बात करें एनसीईआरटी के एग्जांपल की, तो 3 ऐसे जीनस हैं जो एक सिंगल फैमिली के अंदर आते हैं। एक है जीनस सोलेनम, अभी आपने पढ़ा है सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, अभी पढ़ा ना,
तो एक जीनस क्या है? सोलेनम। एक जीनस है पिटूनिया, एक है धतूरा, तीनों ही क्या आते हैं? सोलेनेसी फैमिली में। एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्लांट की बात करेंगे तो फैमिली में लास्ट में CEAE जहां लगा होता है वो है प्लांट की फैमिली। ये इसका सफिक्स है प्लांट की फैमिली पहचानने का। अगर कहीं पे आपको 4 ऑप्शन हो कि इसकी फैमिली पहचानिए और जिसके लास्ट में CEAE लगा है तो इसका मतलब क्या है? ये फैमिली का नाम है। किसकी? लेकिन प्लांट की फैमिली। अब जो सोलेनम है, पिटोनिया है और धतूरा है, ये तीनों किस एक सिंगल फैमिली जिसका नाम है सोलेनेसी में रखे गए हैं। अब क्यों रखे गए हैं? क्योंकि तीनों का ही जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है वो सेम है। अब ऐसे ही जैसे कि फेलिस और पैंथेरा, फेलिस जिसमें कैट आते हैं, पैंथेरा जिसमें लॉयन टाइगर आते हैं, ये दोनों ही क्या है? अलग अलग जीनस है। इन दोनों को ही क्या किया गया? एक सिंगल फैमिली में रखा गया है। फैमिली का नाम क्या है? फेलिडी। अब क्योंकि ये एनिमल की फैमिली है तो एनिमल की फैमिली के लास्ट में कौन सा सफिक्स आता है? DAE। क्या सफिक्स आता है? DAE। फैमिली के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है? याद करो, ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली क्या कहलाता है? ऑर्डर। ठीक है। अब एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल क्या है? हम बिना एग्जाम्पल तो बात ही नहीं कर सकते। इससे पहले जो फैमिली डिस्कस की थी तो मैंने इसमें आपके साथ एक फैमिली का नाम डिस्कस किया था जिसका नाम था फेलिजी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि DAE आ गया तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल किंगडम की, यानी कि एनिमल फैमिली की। और CEAE सफिक्स आता तो क्या होता? प्लांट फैमिली की बात करते। ठीक है। तो एक है फेलिडी जिसमें आएगा क्या? कैट, लॉयन, टाइगर किसमें आते हैं? फेलिडी फैमिली में। एक दूसरी फैमिली जिसका नाम है कैलिडी, फेलिडी में आती है कैट, लॉयन, टाइगर और कैनिडी में आते हैं डॉग। ठीक है। ये दोनों क्या है? अलग अलग फैमिलीज हैं। ये दोनों ही आते हैं एक सिंगल ऑर्डर में जिसका नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा, कार्निवोरा का मतलब आप मान सकते हैं मांसाहारी। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाने का काम करते हैं। अब दोनों कार्निवोरा हैं, हमने कैसे पहचाना? क्योंकि दोनों के पास क्या है? Both have canine teeth। अब canine teeth कौन से होते हैं? आपके जो ये सामने वाले टीथ है इन्हें हम बोलते हैं इंसीजर। एंड इसके पास आपको दिखेगा तो नुकीले से दांत होते हैं जो बहुत पॉइंटी टीथ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैनाइन टीथ। और इन कैनाइन टीथ का काम होता है चीरने फाड़ने का। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप गन्ना खाते हैं तो आप जब गन्ने को छीलते हैं तो कैनाइन टीथ की हेल्प से ही आप उसे छीलने का काम करते हैं। तो जितने भी मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके जो कैनाइन टीथ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। लॉयन है, टाइगर है तो उनमें बहुत ज़्यादा शार्प और नुकीले होते हैं जिससे वो क्या है? बड़े से बड़े एनिमल को इजीली फाड़ सकते हैं खाने के लिए। तो क्योंकि कैनाइन टीथ प्रेजेंट है दोनों के अंदर, इसलिए दोनों को किस में रखा गया है? एक सिंगल ऑर्डर में। और ऑर्डर का नाम क्या है? कार्निवोरा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं प्लांट का। अभी इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सोलेनेसी फैमिली। एक फैमिली है कॉनवल्वुलेसी फैमिली। कौन सी है? कॉनवल्वुलेसी। इन दोनों के जो फ्लावर्स होते हैं यानी कि जो इनके फ्लावर्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए इन दोनों फैमिली का जो ऑर्डर है वो क्या है? सेम है। पॉलीमोनियलिस। अब पॉलीमेज का मतलब क्या है? जिसमें दोनों का फ्लोरल स्ट्रक्चर सेम होता है। सिमिलर
सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स, सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स। इसलिए क्या करा, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक सिंगल ऑर्डर के अंदर प्लेस कर दिया। ये क्या है, ऑर्डर का नाम है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि ऑर्डर क्या है और फैमिली क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑर्डर के बाद क्या आता है, क्लास। क्लास का मतलब क्या हो गया, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स को हम क्या बोल देते हैं, क्लास। क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्या कहलाएगा, क्लास। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हमने कार्निवोरा ऑर्डर की बात की थी, तो हमने कार्निवोरा ले लेंगे। एक क्या हो गया, कार्निवोरा ऑर्डर हो गया, और एक है ऑर्डर प्राइमेटा। कार्निवोरा में कौन कौन आएंगे, डॉग, कैट, क्या क्या आ गया, कैट एंड डॉग। एंड प्राइमेटा में कौन कौन आते हैं, मंकी, गोरिल्ला। किस में आते हैं, प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर आते हैं। अब जो कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों ऑर्डर्स हैं, ये आते हैं एक सिंगल क्लास के अंदर। क्लास का नाम क्या है, मैमेलिया। अब आप कहेंगे मैमेलिया मैम कुछ सुना सुना सा नाम है, बिल्कुल है भाई, मैमेलिया में हम आते हैं, ह्यूमंस आते हैं मैमेलिया के अंदर। तो मैमेलिया में कौन से एनिमल्स आते हैं, जिनके अंदर होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो अपने बेबीज को मिल्क प्रोड्यूस कर पाते हैं बेबीज के लिए। अब डॉग और कैट दोनों में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, मंकी में भी होती है एंड गोरिल्ला में भी होती है। तो क्या प्रेजेंट है इन दोनों के पास, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड एंड हेयर ऑन स्किन। अब आपने कभी किसी छिपकली के ऊपर बाल देखे हैं, या किसी फ्रॉग के ऊपर, या किसी फिश के ऊपर हेयर देखे हैं, नहीं देखे ना। किसके ऊपर देखे, मंकी, गोरिल्ला, कैट, डॉग। तो जितने भी एनिमल्स मैमेलिया क्लास में आते हैं, उन सभी की बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हैं, और उन सभी के पास क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैमेरी ग्लैंड। इसलिए एक क्लास रखा है मैमेलिया, जिसके अंदर आते हैं दोनों ही ऑर्डर, कार्निवोरा भी आता है एंड प्राइमेटा भी आता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, फाइलम। फाइलम हम कहेंगे एनिमल में, और डिवीजन किस में कहेंगे, प्लांट्स में। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस क्या कहलाता है, फाइलम या फिर डिवीजन। अब हम बात करते हैं एनिमल की बहुत ही पॉपुलर 5 क्लासेस की। इनमें से फर्स्ट आता है फिश, सेकंड आता है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये सभी क्या है, ये सभी है क्लास। अभी हमने मैमेलिया की बात की थी ना, तो ये क्या है, पांचों क्लास। एंड ये सभी क्लास आती हैं एक सिंगल फाइलम में, जिसका नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा एक बहुत ही पॉपुलर फाइलम है इन जूलॉजी। जितने भी आप ये एनिमल्स देख रहे हैं, सभी के पास क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ये सभी एनिमल्स की किसी ना किसी लाइफ के स्टेज में अगर प्रेजेंट है, तो वो एनिमल किस में रखा जाता है, फाइलम कॉर्डेटा में। यही नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिबल कॉलम में डिफरेंशिएट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यही आगे जाके वर्टिबल कॉलम बनाती है। कशेरुगंड कहते हैं वर्टिबल कॉलम को। ठीक है, तो ये सब किस में आ गए, एक सिंगल फाइलम में। अब लास्ट क्या आएगा हमारे पास, किंगडम। किंगडम क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी, मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं,
कैरेक्टर्स, सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं इसमें? कॉमन कैरेक्टर्स। और किंगडम का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम। ये क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिवीजन, कुछ भी कह सकते हैं, फाइलम और डिवीजन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? किंगडम। अब एक साइंटिस्ट थे, अब इसका मैं आपको पहले एग्जांपल दे देती हूँ। इसका एग्जांपल है एनिमेलिया और एक है प्लांटी। एनिमेलिया एंड प्लांटी इसका एग्जांपल है। अब एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है R.H. विटेकर। शायद आपने लाइफ में कभी इनका नाम सुना होगा, R.H. विटेकर। जो R.H. विटेकर हैं बहुत ज्यादा काम के हैं, क्योंकि इन्होंने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने बताया है कि दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के सिर्फ और सिर्फ क्या है? 5 किंगडम है। उन सभी को किस में डिवाइड कर दिया इन्होंने? 5 किंगडम्स में। इसके बाहर कोई भी लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। सबसे पहला किंगडम क्या है? मोनेरा। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। कौन कौन से हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 जो किंगडम आप देख रहे हैं, इससे बाहर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। ये किसने दिया था? R.H. विटेकर। बहुत महान साइंटिस्ट रहे हैं, रट्टा मार लो इनका। आई होप आपको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की समझ में आ गई हो। बहुत इजी है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कौन कौन सी है? किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर इस पूरे चैप्टर के, जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्गीकरण। और एड्स हम किसे कहते हैं? जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी को अगर थोड़ी बहुत सुनने में प्रॉब्लम होती है तो वो हेयरिंग एड लगा देता है, मतलब सुनने में हेल्प करने वाली मशीन। वैसे ही टैक्सोनॉमिकल एड हम यूज करते हैं स्टडीज में हेल्प लेने के लिए। मतलब ऐसे बहुत सारी हमने कैटेगरी बना दी अलग अलग एड्स की, जिन सभी को हम यूज करते हैं टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड किस चीज में हेल्प कर रहा है? स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में हम टैक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प लेते हैं। जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी समझने के लिए, उनका जो हैबिटेट है, जो उनकी हैबिट है, उनको समझने के लिए भी हम टैक्सोनॉमिकल एड्स को यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं हेल्प टू स्टडी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजी। एनिमल्स यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अलग अलग आकार, उनकी आकृति को समझने के लिए कि क्यों वो एक दूसरे से अलग हैं, क्यों वो एक दूसरे से इतने डिफरेंट हैं, क्यों वो उनमें इतनी डाइवर्सिटी मतलब कि विभिन्नता है, ये समझने के लिए भी हम टैक्सोनॉमिकल एड्स को यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन यानी जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, गैदर्ड का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा। इज stored in a specimen for future study। आगे फ्यूचर की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? इसे स्टोर कर देते हैं स्पेसिमेन के फॉर्म में। अब स्पेसिमेन क्या होता है? जैसे कि आपने देखे होंगे ना अपनी लैब में,
एनिमल्स स्टोर रहते हैं, वो भी एक तरह का स्पेसिमेन ही है। आप एक लिक्विड के अंदर एनिमल्स को स्टोर करते हैं जार के अंदर, तो वो भी क्या है, एक स्पेसिमेन ही है। स्पेसिमेन के फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, डाटा को स्टोर कर देते हैं आगे की स्टडी के लिए। तो इन सब चीजों में हेल्प मिलती है हमें किससे, टैक्सोनॉमिकल एड से। तो अब पढ़ते हैं हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम आपने बहुत बहुत बार सुना है। हर्बेरियम का मतलब होता है, जैसे आपने शायद कभी किसी सीनियर के मुंह से भी सुना होगा या कोई बड़ा भाई बहनों को उसके मुंह से सुना होगा कि प्लांट्स के पार्ट्स लिए जाते हैं, प्लांट्स लिए जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको न्यूज़पेपर में रख के बेड के नीचे रख देते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं, उसको प्रेस करते हैं एंड देन उसको एक शीट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए फ्लावर है, ये उसकी पत्तियां हो गई, ये उसका फ्लावर हो गया, इसको क्या करते हैं, एक शीट के ऊपर, वाइट शीट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं एंड उसके राइट साइड में उसकी पूरी लेबलिंग कर देते हैं। कहाँ से लिया है, बॉटनिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, किसने कलेक्ट किया है, वो सभी डाटा हम कहाँ रख देते हैं, उसके पेपर के राइट साइड में। और ऐसे जब हम बहुत सारी शीट होती हैं तो उसको इकट्ठा कर करके हम एक बुक बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ collected plant specimen that are dried, उनको अच्छे से क्या कर लेते हैं, सुखा। अच्छा, हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स को ही हम स्टोर करते हैं, एनिमल्स को नहीं कर सकते। आप एनिमल को सुखाकर चिपकाकर, मतलब कि प्रेस करके चिपका के नहीं रख सकते। तो हर्बेरियम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट को ही कलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स, प्रिजर्व ऑन शीट्स, जो मैंने आपको बताया ना वाइट शीट्स, उनके ऊपर क्या है, प्रिजर्व कर देते हैं। लेकिन किस फॉर्म में, डेड फॉर्म में। हमने प्लांट को कट करके उसको ड्राई कर दिया, उसको प्रेस कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसे पेस्ट करके प्रिजर्व कर दिया। अब इन सभी शीट्स में क्या होता है, दीज शीट्स कैरी ए लेबल, कैरी अ लेबल on the right hand side, on the right hand side at lower corner। यानी कि जो भी हमने शीट ली थी जिसके ऊपर हमने क्या करा था, प्लांट को चिपकाया था, यानी कि आपने ड्राई स्पेसिमेन चिपकाया है, उसके लोअर राइट हैंड साइड पर हम क्या कर देते हैं, एक लेबलिंग कर देते हैं। अब क्या क्या लेबलिंग करते हैं वो भी हम बता देते हैं। पहले क्या होता है, डेट ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टेड, मतलब हमने किस डेट को वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है। नेक्स्ट होता है प्लेस, कि कहाँ से लिया है हमने, प्लेस ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टेड। नेक्स्ट लिखते हैं उसका इंग्लिश नेम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश नेम। नेक्स्ट लिखते हैं उसका लोकल नेम, कि जो हमने जहाँ से लिया है उस पर्टिकुलर एरिया में से क्या बोलते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं बोटेनिकल नेम। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया है, मैंजीफेरा इंडिका, तो आपने क्या लिख दिया, मैंजीफेरा इंडिका बोटेनिकल नेम। लोकल नेम क्या हो गया, आम, और इंग्लिश नेम क्या हो गया, मैंगो। तो तीनों नाम लिखने बहुत जरूरी है किसी भी शीट के ऊपर। नेक्स्ट लिखते हैं फैमिली, आपने किस फैमिली से लिया है वो स्पेसिमेन, फैमिली ऑफ स्पेसिमेन, कहाँ से लिया है, किस फैमिली का है। एंड लास्ट में है नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने इकट्ठा किया है, मतलब कि आपका नाम, अगर आप हर्बेरियम शीट बना रहे हैं तो आपका नाम आएगा। इतनी इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं ये किसी भी हर्बेरियम शीट के राइट साइड के नीचे कॉर्नर में आपको लिखनी पड़ती है। सेकंड क्या है, पहला क्या था हर्बेरियम, सेकंड क्या है बोटेनिकल गार्डन्स।
अब देखो गार्डन नाम से आपको पता चल रहा है बगीचा, बोटानिकल मतलब कि जिसमें प्लांट आप प्रिजर्व कर सकते हैं। अब इससे पहले हमने पढ़ा हर्बेरियम। हर्बेरियम में हमने क्या किया था, पेड़ को तोड़ के उसको प्रेस करके प्रिजर्व किया था, यानी कि डेड प्लांट के स्पेसिमेन को हमने प्रिजर्व किया है। बट बोटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमको दिल्ली में एक बोटेनिकल गार्डन खोलते हैं, अब दिल्ली में साउथ का कोकोनट प्लांट नहीं मिलेगा ना, कोकोनट ट्रीज नहीं मिलेंगे, तो कोकोनट ट्रीज को हमने क्या किया, साउथ से लाकर दिल्ली के बोटेनिकल गार्डन में प्लेस कर दिया। हिल्स से हम लाए पाइनस के ट्रीज, देवदार ट्रीज, उनको लाकर हमने क्या किया, दिल्ली में प्रिजर्व कर दिया। तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको डिफरेंट रीजन्स के प्लांट मिल गए प्रिजर्व फॉर्म में। अब अगर कोई इंडेंजर्ड प्लांट है तो उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ही सारे प्लांट्स मिल गए जिसकी आप स्टडी इजीली कर पाए। अब जितने भी प्लांट्स लगाए जाते हैं या होते हैं बॉटेनिकल गार्डन में, उसके ऊपर एक लेबल होता है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, उसका बॉटेनिकल नेम, उसका लोकल नेम एंड उसकी फैमिली। लोकल नेम तो कम ही होता है, ज़्यादातर क्या होता है बॉटेनिकल नेम और उसकी फैमिली लिखी होती है, जो स्टडी में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो बॉटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज, और ये किस चीज में काम आता है, यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। कि कहाँ पढ़ा था हमने, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से लिया गया है प्लांट। अब एक ही पर्टिकुलर एरिया में आप सारी जगह के प्लांट्स को पढ़ पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी स्टडी में। क्या करता है बॉटेनिकल गार्डन, और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है यूज्ड फॉर ex situ कंजर्वेशन। अब दो शब्द होते हैं, एक होता है ex situ और एक होता है in situ। पहली बात तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, संरक्षण, मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एक्स सिटू का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए दिल्ली में कोई बॉटेनिकल गार्डन है, आप साउथ से कोई कोकोनट ट्री लेकर आ रहे हैं, साउथ से लेकर आ रहे हैं और कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, दिल्ली में। तो आपने क्या करा, वहाँ उसे दूर से लेकर आए, तो यानी कि ऑफ साइट। जब कहीं बाहर से आप किसी प्लांट को लेकर आते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में प्लेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। और इन सिटू मतलब कि जहाँ का है वहीं पर हम उसे सेव कर रहे हैं, वहीं पर उसे हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। अब एक बहुत ही फेमस एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है पूरी दुनिया का। कहाँ पर है ये, क्यू में, कहाँ पर, इंग्लैंड। हम बता रहे हैं आपको रॉयल बॉटनिकल गार्डन, तो रॉयल फैमिली कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। तो उससे आपको हमेशा याद रहेगा कि जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तीसरा है म्यूजियम। जैसे कि आप अगर किसी स्कूल में हैं, किसी कॉलेज में है, तो आपने देखा होगा कि आपकी लैब में जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों की ही जार में आपको बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेन मिल जाते हैं। तो वो जो लैब है वही क्या है आपका, म्यूजियम। जब किसी एनिमल या किसी प्लांट के डेड फॉर्म यानी कि डेड स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं म्यूजियम। अब आप कहेंगे मैम इसमें और हर्बेरियम में क्या अंतर, क्योंकि हर्बेरियम में आप चिपका रहे हैं शीट के ऊपर, यहाँ आप उसका जार के अंदर स्टोर कर सकते हैं, आप किसी प्लांट को और किसी एनिमल के स्पेसिमेन को। या जैसे कि इंसेक्ट है तो इंसेक्ट के लिए एक इंसेक्ट बॉक्स आता है, आप इंसेक्ट को उसमें प्रिजर्व करते हैं आगे की स्टडीज़ के लिए। या आपने देखा हो जो बड़े वाले लार्ज एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटन रखे जाते हैं, जैसे कि आपने डायनासोर्स के स्पेसिमेन देखे हैं बहुत सारे म्यूजियम में। तो ये किस चीज़ में काम करते हैं, स्टडी में हेल्प करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना पर्सनल म्यूजियम बनाते हैं, जैसे कि आपके स्कूल कॉलेज में पक्का होगा,
आपकी पर्सनल स्टडीज के लिए, या बड़े बड़े सिटीज में म्यूजियम बना दिए जाते हैं, लेकिन म्यूजियम में क्या होता है हमेशा, डेड प्लांट या फिर एनिमल। और म्यूजियम दोनों का होता है, प्लांट का भी होता है और एनिमल का भी होता है। वेट और ड्राई स्पेसिमेंस, वेट होंगे, ड्राई होंगे, लेकिन डेड होंगे। किस किस के होंगे, बोथ। आप प्लांट का भी ले सकते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल को क्या करते हैं, एक जार के अंदर प्रिजर्व कर देते हैं। प्रिजर्व इन ए जार कंटेनिंग। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया कि कितनी गंदी स्मेल आती है उन जार के आसपास से, अगर वो खुल जाएं या टूट जाएं, या आपने देखा होगा कि इनकी बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। वो किसकी होती है? कभी देखा है कि उस जार में कौन सा लिक्विड है? कौन से लिक्विड में हम प्रिजर्व करते हैं हमेशा एनिमल को या प्लांट को? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन लिक्विड के अंदर हमेशा हम प्लांट या एनिमल के डेड स्पेसिमेंस को स्टोर करते हैं। फॉर्मेलिन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। और इसमें क्या प्रिजर्व कर सकते हैं? इंसेक्ट को। आप इंसेक्ट्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। आप लार्ज एनिमल्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? स्केलेटन के फॉर्म में। तो इतना फायदा है किसी भी म्यूजियम को बनाने का, किसी भी इंस्टीट्यूट में। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, अब जैसे कि बॉटनिकल पार्क है वैसे ही जूलॉजिकल पार्क होते हैं। चिड़ियाघर देखे हैं ना, वो जूलॉजिकल पार्क ही मान लीजिए। या फिर नेशनल पार्क देखे आपने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखा होगा, राजाजी नेशनल पार्क कुछ लोगों ने देखा होगा, तो वो क्या है? जूलॉजिकल पार्क। जैसे कि बॉटनिकल गार्डन में हम पूरे के पूरे प्लांट को क्या कर सकते हैं? उसे प्रिजर्वेशन देते हैं, वैसे ही जूलॉजिकल पार्क में हम लिविंग एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन केयर में। अगर कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब कि विलुप्त होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, इंडेंजर्ड है, उसको हम लाएंगे उस एरिया से जहाँ पर वो इंडेंजर्ड है, अपने एक पर्टिकुलर एरिया में लाकर उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे एंड उसको सेफ रखेंगे ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, विलुप्त ना हो जाए। कलेक्शन ऑफ लिविंग, या आप कह सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स अंडर ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन। इसमें भी होता है ex-situ कंजर्वेशन। अभी बताया क्या होता है ex-situ कंजर्वेशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके पर्टिकुलर प्लेस से लेकर आना और दूसरे प्लेस में उसे रखकर उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, उसे संरक्षण देना, यानी कि कंजर्वेशन प्रोवाइड कराना, क्या कहलाता है? ex-situ कंजर्वेशन। अभी मैंने आपको एग्जांपल देता है, जैसे कि पोलर बियर्स है, बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए हैं, तो उन्हें वहाँ से लाया जाएगा, उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाएगा और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी ताकि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। तो ये क्या है? जूलॉजिकल पार्क है। बहुत ही सारे जूलॉजिकल पार्क है, आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्या है? टेक्सोनॉमिकल एड की। अब आपने कभी किसी कस्टमर केयर में अगर कॉल किया हो तो कॉल करने पर क्या आता है? हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाएं, इंग्लिश में बात करने के लिए प्रेस 1। तो आपने जो की है, की को हमने क्या करा? प्रेस कर दिया कि हिंदी में बात करनी है भाई, हाँ, तो 2 दबा दिया। इंग्लिश में बात करनी है, हाँ, तो 1 दबा दिया। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम की बना देते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एनिमल दे दिए, बैट, बर्ड, फ्रॉग, स्नेक, और मैंने आपको क्या दे दिया? फिश। आपको मैंने बहुत सारे एनिमल्स दे दिए, लेकिन की में आपको सिर्फ एक ही 2 ही काम होता है, या तो यस या फिर नो, या तो हाँ या फिर ना। ये चीज प्रेजेंट है, यस, ये प्रेजेंट नहीं है तो नो। फॉर एग्जांपल बैट और बर्ड, अगर मैंने कह दिया कि क्या इन दोनों में विंग्स प्रेजेंट है, क्या चीज प्रेजेंट है?
विंग्स, तो आप कहेंगे यस, आपने यस की को टिक कर दिया या प्रेस कर दिया, तो यस की में आपको या तो यस है या फिर नो है। अब मैंने आपसे कहा ऐसे एनिमल्स बताओ इसमें जिसमें लिम्स प्रेजेंट है, यानी कि लिम्स हैं, तो हम कहेंगे कि क्या इन दोनों में लिम्स प्रेजेंट है? नो। क्या इसमें लिम्ब प्रेजेंट है? यस। तो आप यस और नो को कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं एनिमल को उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर, और यस नो करते करते आप एनिमल के एक अलग ही फीचर को पहचान पाते हैं, एक अलग ही कैरेक्टर को पहचान पाते हैं कि अच्छा ये इन सबसे बिल्कुल अलग है। हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन similarities and differences based on similarities and differences। ठीक है, नेक्स्ट एड है फ्लोरा। फ्लोरा आपको पता है, फ्लोरा किससे बना है? फ्लावर से, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की। फ्लोरा क्या होता है? कंटेनिंग नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। अब पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज पाई जा रही हैं, पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम क्या करते हैं? फ्लोरा के अंदर देते हैं। फ्लोरा आप मान लीजिए एक तरह की बुक है, मान लीजिए एक बुक है जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ पाइनस ट्री के बारे में लिखा हुआ है, पाइनस ट्री के बारे में। अब पाइनस ट्री कहाँ पाए जाते हैं? हिल एरियाज में। एक सिंगल स्पीशीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है। मैंने पाइनस से आपको एग्जांपल बता रही हूँ। पाइनस भी हो सकता है, ओक भी हो सकता है, देवदार भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीशीज पाई जाती हैं वो प्लांट की, फ्लोरा है तो प्लांट की, उन सभी का जब हम एक बुक में नाम लिख देते हैं, एक बुक में उन्हें मेंशन कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा के जैसे एक और है टेक्सोनॉमिकल एड, वो है मैनुअल। दोनों लगभग सेम चीज है। मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि मैनुअल होता क्या है। इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। अब आप कहेंगे मैम दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि फ्लोरा के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में जितने भी स्पीशीज पाए जा रहे हैं उनका नाम दे रहे हैं कि अच्छा ये भी पाइनस भी पाया जा रहा है, ओक भी पाया जा रहा है और देवदार भी पाया जा रहा है। ये फ्लोरा में लिख दिया आपने कि भैया इतने इतने स्पीशीज पाई जा रही है पर्टिकुलर एरिया में। बट मैनुअल का मतलब होता है कि अगर पाइनस ट्री है तो पाइनस ट्री में और ओक ट्री में और देवदार में क्या क्या अंतर है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये पाइनस है, ये देवदार और ये ओक ट्री है। तो उनको पहचानना, उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली स्पीशीज को, इसके लिए बनाया जाता है मैनुअल। मैनुअल एक तरह की बुक है। जैसे कि आपने देखा है ना, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं, जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन लिया, आपने फ्रिज लिया, तो साथ एक बुकलेट आता है, उसे हम बोलते हैं क्या? मैनुअल। एक बुक आती है ना जिसमें सब कुछ होता है कि किस ब्रांड का है, कैसे काम करेगा, कैसे आप इसे स्टार्ट करेंगे, कैसे आप इसे दूसरे से अलग करेंगे। तो आप क्या करा, आपने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए उस मैनुअल के अंदर। वैसे ही इस मैनुअल में क्या होता है, अलग अलग एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज पाई जाती हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अगर कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है पर्टिकुलर एरिया लिखा है और आइडेंटिफिकेशन, अगर आइडेंटिफिकेशन लिखा है कहीं भी शॉर्ट क्वेश्चन में तो वो पूछ रहा है आपसे कि आप मैनुअल को टिक करो। और अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पर्टिकुलर एरिया दे रखा है, तो आपको क्या टिक करना है? फ्लोरा। बात समझ आई? नेक्स्ट एड क्या है? मोनोग्राफ। मोनो का मतलब आपको पता है सिंगल, सिंगल कह लो, वन कह लो। अगर किसी भी बुक के अंदर, ये कोई बुक है, अगर किसी भी बुक के अंदर हम सिर्फ एक टेक्सोन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ। क्या कहेंगे हम इसे? कंप्लीट
इंफॉर्मेशन ऑन वन टैक्सॉन क्या कहलाता है? मोनोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कैट है, कैट के ऊपर एक पूरी बुक बना दी, एक कैटेगरी है कैट, हमने उसके ऊपर क्या करा, पूरी बुक बना दी। या फिर हमने मान लीजिए पाइनस, एक मैं पाइनस का एग्जांपल दे रही हूँ, यानी मान लीजिए पाइनस है, उसके ऊपर हमने एक पूरी बुक बना दी। तो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है, उनके ऊपर हमने क्या कर दिया, पूरी बुक बना दी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ। जैसे आपने बायोग्राफी देखी है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक बुक बन गई, जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके ऊपर एक बुक बन गई। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक मोनोग्राफ। एक सिंगल टैक्सॉन के ऊपर जब एक पूरी बुक बनाई जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ। एंड फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड जो है वो है कैटलॉग। आप देखो बहुत सारी लड़कियां अगर हैं तो उनको पता होगा कैटलॉग क्या होता है। हम शॉप में जाते हैं, किसी भी शॉपिंग करने के लिए शॉप में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक बुकलेट दी जाती है जिसमें अलग अलग कैटेगरी में होते हैं सैम्पल्स कपड़ों के। सूट की पूरी एक कैटलॉग होगी, साड़ी की पूरी एक कैटलॉग होगी, टॉप की एक पूरी कैटलॉग होगी। मतलब उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर वे में अरेंज रहते हैं कोई भी आर्टिकल्स। तो वैसे ही कैटलॉग का मतलब होता है जब अल्फ़ाबेटिकली हम किसी भी बुक के अंदर स्पीशीज़ को अरेंज करते हैं। इसे जितनी भी स्पीशीज़ है उनको हमने सबसे पहले रख दिया, फिर बी से आने वाली स्पीशीज़ सी डी ई, मतलब अल्फ़ाबेटिकली उस एरिया में जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाएंगी उनको हमने क्या करा, अल्फ़ाबेटिकली प्लेस करके एक बुक बना दी। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग। तो क्या है? अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज इन पर्टिकुलर एरिया। किस में रखते हैं हम? कैटलॉग में। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज कहाँ पर है? प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। फाइनली आपका जो ये चैप्टर है द लिविंग वर्ड वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई नो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें आपको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आप इस वीडियो को एक या दो बार स्टडी करेंगे पूरी डिटेल में तो आपको बहुत ही जल्दी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़े से पेशेंस के साथ दिमाग को खोला करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।